हेलो नमस्कार। साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स कमांड्स की थी पाइथन की, तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो वेरिएबल नेम्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमने डिस्कस किया कैमल केसेस हम रख सकते हैं, पास्कल केसेस रख सकते हैं, स्नेक केसेस रख सकते हैं। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 1 था। तो अब ऐसे ही मैं एक और फाइल खोल लेता हूँ, न्यू, और उस फाइल में, तो इस फाइल का जो है नाम, मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ lecture2। ये रीनेम कर दिया। तो इसमें मैं लिख देता हूँ lecture2, और यहाँ से मैं मार्क डाउन कर देता हूँ और शिफ्ट एंड एंटर। तो ये हमारा lecture2 है। तो आज हम थोड़ा उससे आगे करेंगे और देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं हम वेरिएबल को दे रहे हैं। तो हमने अभी तक एक एक वैल्यूज वेरिएबल को दी। तो अब हम क्या करते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल को दे सकते हैं एक ही बार में विद द, उसको हम कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल। सो असाइन करेंगे हम उसको वैल्यूज। और जैसे मैं लेता हूँ, मैंने डिफाइन किया वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, ये 3 वेरिएबल डिफाइन किए मैंने। और इसमें मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो मैंने सपोज डिफाइन किया एप्पल, कोमा, उसके बाद मैंने डिफाइन किया बनाना। ठीक है, ये मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। फिर मैंने एक कॉमा लिया और फिर मैंने लिया पाइन एप्पल ले लिया। चलो, पाइन एप्पल। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक एक्स वाई जेड जो वेरिएबल थे उनको असाइन कर दी मैंने वैल्यूज एप्पल, बनाना, पाइन एप्पल एक ही कमांड में। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि देखूं कि ये कैसे, मतलब ये सही भी है कमांड के नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रिंट किया, मैंने एक्स वाई जेड को प्रिंट कर दिया और ये किया। तो मैंने रन किया उसको शिफ्ट और एंटर करके। तो मुझे यहाँ पर देखिए आ गया एप्पल, बनाना, पाइन एप्पल। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं प्रिंट हो गई। तो मैंने इस तरह से मैं एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं 3, उनको एक ही कमांड लाइन में असाइन कर सकता हूँ डिफरेंट वैल्यूज। ऐसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू सेम असाइन करनी है मुझे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सपोज मैंने उसको लिखा मैंगो। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया। ठीक है, तो इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कमांड कॉपी कर ली और रन किया, तो ये मैंगो लिखा हुआ आ गया। तो इसमें क्या किया मैंने कि एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल थे, इन तीनों का मैंने एक ही बार में असाइन वैल्यू कर दी। पर इस केस में क्या था कि तीनों की वैल्यू सेम थी, तो मैंने मैंगो असाइन किया और उसको ये कर दिया। तो ये हमने क्या किया कि ऐसे हमने एक्स वाई जेड जो है वो वेरिएबल डिफाइन किए। अब हमारे पास अब जैसे हमारे पास वैल्यूज है, जैसे हमारे पास हम कोई वैल्यूज लेते हैं, कोई वेक्टर लेते हैं, तो उसको हम लिस्ट की फॉर्म में रखते हैं। अब जैसे मैं एक लिस्ट बना दूं, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रूट्स, ये मैंने नाम दिया। और फ्रूट्स में मैंने लिस्टिंग किया, मैंने लिख दिया कि पहले में एप्पल आएगा। ठीक है, दूसरे में अ, दूसरे में क्या करें हम, चलो मैंगो लिख लेता हूँ, कोमा, और तीसरे में बनाना लिख देता हूँ ये। तो ये हमारे पास फ्रूट्स है, एक वेरिएबल नेम जिसके अंदर वैल्यूज हैं एप्पल, मैंगो, बनाना।
इसका मतलब एक वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया। अगर आप देखेंगे जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, अब ये ऐसी ब्रैकेट अगर आपको याद है तो हम ये ऐसी ब्रैकेट उसमें भी यूज करते हैं मैट्रिसेस शो करने में। तो इसका मतलब एक ये वेक्टर डिफाइन हो गया, जिसका जो पहला एलिमेंट है उसका 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 नाम है एप्पल, दूसरा एलिमेंट मैंगो, तीसरा एलिमेंट बनाना। तो एक फ्रूट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसकी ये तीन वैल्यूज है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको यूज करके मैं वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया x कोमा y कोमा z, मैंने लिख दिया इज इक्वल टू फ्रूट्स। अब देखिए हमारे पास फ्रूट्स कितने हैं, तीन, और हमने वेरिएबल कितने डिफाइन करने हैं, एक्स वाई जेड, वही मैंने तीन करने हैं। तो मैंने यहाँ से जो फ्रूट्स हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फ्रूट से मैंने ले ली। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया एक्स वाई जेड, और मैंने शिफ्ट और एंटर किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई एप्पल मैंगो बनाना आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जो हमने वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिया अब सीधा लिस्टिंग से। तो इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपैकिंग। तो अगर मैं सपोज यहाँ पर थर्ड सेल में हूँ और मुझे इससे पहले कुछ लिखना था, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। देखिए इंसर्ट ए सेल अबव ए, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको, इसका वर्ड देता हूँ अनपैक ए कलेक्शन। हमारे पास एक कलेक्शन है, उसको अनपैक करना है। तो ये मैं अपने लिए डिफाइन करता हूँ कि मैं आगे की कमांड मेरी किस बात की है। तो ये अनपैक द कलेक्शन, और ये कोड नहीं है, जस्ट ये मार्क डाउन कर देंगे इसको, और यहाँ पर मैं इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ से पता चल गया कि आगे की कमांड जो है वो अनपैकिंग है कलेक्शन की। तो हमारे पास कलेक्शन थी एप्पल मैंगो बनाना, और उसको हमने अनपैक कर दिया, और वहाँ से वेरिएबल डिफाइन कर दिया हमने एक्स वाई जेड, और वो प्रिंट किया। तो ऐसे हमने कर दिया। ऐसे ही मैं दूसरा ले लेता हूँ कोई वेरिएबल, तो यही वेरिएबल सेम ले लिया मैंने, इसको फ्रूट्स ही ले लिया। ठीक है, बट अब मैंने क्या किया, फ्रूट्स में मैंने x कोमा y, ठीक है, इनको लिखा और फ्रूट्स डिफाइन कर दिया, फ्रूट्स। ठीक है, अब मैंने फ्रूट्स को जैसे डिफाइन किया, उसके बाद हमने कंट्रोल भी किया, एंटर किया, देखिए आ गया टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो तीन थी उसके अंदर, बट हमने अगर रीडिफाइन किया मैंने एक्स वाई को, तो मैंने फ्रूट्स लिख दिया, बट उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो तीन है, बट हमने वेरिएबल दो डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं जो अनपैक, तो ये जो वैल्यूज है वो कमांड जो वो काम नहीं करेगी और उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज होती हैं हमारे पास वेक्टर में उतने वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर उससे कम करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एरर्स आ जाएंगे। तो हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्टिंग। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं डिफाइन करता हूँ, अब जैसे जैसे हमने आउटपुट देखनी है किसी की, तो आउटपुट हम कैसे देख सकते हैं वैल्यूज की, वो हमें पता है कि हमने प्रिंट से आउटपुट देख सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा लिखता हूँ आउटपुट वेरिएबल्स, ये मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मार्क डाउन किया मैंने और एंटर कर दिया। अब देखिए आउटपुट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो जिसके जरिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसको कहते हैं आउटपुट वेरिएबल्स या आउटपुट। अब जैसे प्रिंट है, तो प्रिंट हमें पता है कि कोई भी चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर वो प्रिंट हो जाती है, एप्पल। तो ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, ये हमने प्रिंट जो है वो आउटपुट वेरिएबल है, एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, तो जहां पर भी हम इस तरीके से, अब प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट अगर हम लिखें इसको, तो अभी एक सेकंड में आपको बताता हूं कि ये है जैसे इस तरीके से। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं,
हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे हम मैथ में करते थे, तो मैथ में हम फंक्शन डिफाइन करते थे। फंक्शंस क्या होता है? एफ डिफाइन फ्रॉम सम टू सम। हम अब हमें मतलब डोमेन और रेंज हमें उसकी नॉलेज सपोज नहीं भी है, हमें कोई कुछ नहीं पता, तो ये कोई सेट है एक्स टू वाई, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर देते थे। तो फंक्शन को हम ऐसे लिखते थे हमेशा, एफ ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू यहाँ से एक सेट से एलिमेंट लेंगे। सपोज मैंने स्मॉल एक्स लिया और वो जो वैल्यूज है वो यहाँ पर वाई में चली गई। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन को ऐसे लिखते थे, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है कोई फंक्शन, तो हम ये लिखते थे एफ एक्स, और सपोज मैंने डिफाइन कर दिया इस फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वेयर। तो कोई भी अगर वैल्यूज यहाँ पर आएगी इस फंक्शन में, उसका स्क्वायर होके विल गेट द आउटपुट, तो ये आउटपुट हमें मिल जाए। तो ऐसे ही हम जो पाइथन है उसमें सारे फंक्शंस डिफाइन करते हैं। जैसे हमने प्रिंट है, तो प्रिंट भी एक कमांड है, अगर देखा जाए तो एक फंक्शन है, उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल देंगे वो उसको स्क्रीन पे ले आएगी। तो ऐसे हम वेरिएबल्स जो हैं वो जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर। आगे भी हम सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे कैसे कैसे करना है, बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये हम डिफरेंट फंक्शंस लेंगे और उसके अंदर वेरिएबल इनपुट करेंगे और उसकी जो आउटपुट है वो चेंज होती रहेगी। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने एक आउटपुट फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने प्रिंट किया तो लिखा हुआ एप्पल लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो अब क्या करना है, देखना है कि अब मैंने तो प्रिंट के जरिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक्स नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया, पाइथन इज गुड, ये लिखा मैंने, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट एक्स। तो हमने क्या किया है कि एक्स की जो वैल्यूज है वो प्रिंट होनी चाहिए, तो ये प्रिंट हो गई। ठीक है, ऐसे मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स इज इक्वल टू मैंने डिफाइन कर दिया माई, ये लिखा मैंने। फिर मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया, माई नेम, जेड लिख दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने इज राम, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट को मैं देखता हूँ एक ही बार में कर सकते हैं क्या। तो मैंने लिखा एक्स कोमा वाई कोमा सम स्पेस जेड, और मैंने ये लिख दिया। अब मैंने वेरिएबल जो 3 डिफाइन किए थे, माई एक्स जो है उसमें सिर्फ माई स्ट्रिंग है, वाई में नेम है और जेड में इज राम है, और इसको प्रिंट कर दिया मैंने। तो मेरा लिखा हुआ आ गया माई नेम इज राम। तो ये जो है प्रिंट कमांड में हमने क्या किया कि 3 जो वैल्यूज थी, 3 वेरिएबल्स थे जो, वो इकट्ठे हमने इनपुट कर दिए। तो क्या हुआ, प्रिंट ने इन तीनों को इनपुट को लिया और उसके अंदर जो वैल्यूज थी उसको डिस्प्ले कर दिया हमारी स्क्रीन पे। तो ऐसे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ इसी को, क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग है, तो मैंने सेम ऐसे डिफाइन किया और ऐसे लिखने की कोशिश की, प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, एक्स क्या है मई, वाई है नेम, तो इसको मैं अगर सम कर दूं तो सम देखने पे क्या होगा, लेट्स सी कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये आ गया माई नेम इज राम, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या हुई, एक्स के बाद मैंने वाई लिखा तो माई और नेम इन दोनों के बीच में स्पेसिंग नहीं रही, और वाई प्लस जेड किया तो स्पेसिंग नहीं रही। तो इससे छुटकारा पाने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एक्स, ठीक है, प्लस स्पेसिंग वाई प्लस स्पेसिंग जेड, ये लिख दिया मैंने।
अब क्या प्रॉब्लम हुई, अब फिर ये प्रॉब्लम होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स में ही हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कंट्रोल सी किया मैंने और कंट्रोल वी कर दिया। तो अब क्या करता हूँ, मई जो है ना, इसके आगे थोड़ी स्पेसिंग लगा देता हूँ, नेम के आगे स्पेसिंग लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो फंक्शन जो वेरिएबल है उसको ही ऐसे डिफाइन कर दिया कि x इज मई, y इज नेम, z इज राम। अब देखता हूँ क्या होता है। अब प्रिंट मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड और एंटर किया तो आ गया। सो माई नेम इज राम, ये लिखा हुआ आ गया सर। तो ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यूज को, जो वैल्यूज हैं प्रिंट हमने किया x कोमा वाई कोमा जेड, या फिर हमने उसको कंकैटिनेशन कर दिया, उनको जोड़ दिया आपस में, तो उसको हम x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कमांड सपोज मेरे पास है, अब मैंने लिखा x y, तो मैंने x को डिफाइन किया कुछ स्ट्रिंग ले ली मैंने, नेम। ठीक है, y को डिफाइन किया, उसको मैंने डिफाइन कर दिया 5। अब ये इंटीजर वैल्यू हो गई। अब क्या किया मैंने, इसको प्रिंट किया। प्रिंट में मैं लिखना चाहता हूँ x प्लस वाई, ये चेक करना चाहता हूँ कि अब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। एंटर किया तो ये आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कैन ओनली कैनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ दो स्ट्रिंग को ही जोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि एक इंटीजर वैल्यू को और एक स्ट्रिंग को जोड़ दे। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, दो वेरिएबल को जोड़ रहे हैं, तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, और अगर कोई वैल्यूज हैं, इंटीजर है, रियल वैल्यूज है, फ्लोटिंग वैल्यूज है, तो वो फ्लोटिंग वैल्यूज होनी चाहिए। अदरवाइज जो इस केस में है वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास, अगर अब प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने अगर ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और मुझे इसका प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट किया जाए। फिर मैं करता हूँ ऐसे, तो प्रिंट लिखूंगा और लिखूंगा x कोमा वाई, तो ये प्रिंट होके आ गया। तो x क्या था, नेम था, और y जो था 5 था, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं, पर उसको एडिशन में की फॉर्म में नहीं कर सकते। एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब उनकी सेम वे हो, मतलब सेम डेफिनेशन हो। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगी, अगर नहीं है तो ये जो हम सारे वेरिएबल्स कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है x यहाँ पर, तो मैंने डिफाइन यहाँ पर x किया था, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, x पहले मैंने मई लिखा था, उसके बाद मैंने उसको डिफाइन कर दिया x इक्वल टू नेम, तो अब वो रिन्यू हो गया, तो मई की जगह नेम आ गया। अब उसको मैंने यूज कर लिया। तो ये जो सब वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ वेरिएबल हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसमें कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं और कुछ ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल जैसे होता है कि उस लोकेशन में अगर हम कोई इफ कमांड लें, ठीक है, लूपिंग लें, तो उस लूपिंग में जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट, वो उसको हम कहते हैं लोकल। बट ग्लोबल होता है एक वेरिएबल जो हर हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हर जगह उसकी डेफिनेशन सेम रहेगी, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं कि मतलब क्या है ग्लोबल वेरिएबल का। जैसे मैंने एक्स को लिखा, एक्स मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ये मैंने डिफाइन कर दिया एक स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डी एफ। ठीक है, उसके बाद माई फंक्शन, हम नाम दे सकते हैं किसी को भी, जैसे हमने अभी दिखाया था स्लाइड्स में कि एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। तो एफ, एफ जो है वो ये माई फंक्शन नाम दे दिया मैंने उसको। उसके बाद उसके अंदर हम कोई वैल्यूज डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसका नाम दे दिया मैंने माई फंक। ठीक है, और ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद मैंने उसको डिफाइन किया और
मैंने लिखा प्रिंट, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी पाइथन इज, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैंने लिखा प्लस एक्स, मतलब एक्स को ऐड कर दिया, प्रिंट है ना, और एक्स भी हमें पता है कि वो स्ट्रिंग है, और पाइथन इज, तो अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी वैल्यूज जो है वो क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया और लिख दिया माई, ये डिफाइन कर दिया, इसको मैंने एंटर किया तो लिखा हो गया पाइथन इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अगर हमें स्पेसिंग थोड़ी सी अलग करनी है तो ऐसे कर देंगे, अगर ये, ठीक है, तो पाइथन इज ब्यूटीफुल, तो ये लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो था वो एक वेरिएबल था, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन कर दी। उसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर गए और इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसी वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट किया, तो ये यहाँ पर प्रिंट होके पूरा पाइथन इज ब्यूटीफुल आ गया। तो इसका मतलब ये एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम किया इसने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हमने कोई फंक्शन के बाहर आउटसाइड अगर हमने उसको डिफाइन किया है तो हमने उस फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को यूज किया है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ सपोज, अब मैंने ये लिखा एक्स, ये सेम लिख लेता हूँ मैं, तो इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स सी, ये मैंने यहाँ पर लिखा, तो एक्स मैंने ब्यूटीफुल डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज डिफाइन कर देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू फैंटास्टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम गए यहाँ पर इस फंक्शन से बाहर आ गए, मैंने डिफाइन किया माई फंक, ये लिखा, और उसके बाद मैंने फिर प्रिंट किया और लिखा कि पाइथन इज, और प्लस एक्स, ये डिफाइन कर दिया। अब देखिए एक्स में गए हम, यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ब्यूटीफुल, फिर हमने फंक्शन के अंदर चले गए, वहां पर मैंने फिर एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, तो इसको फैंटास्टिक लिख दिया और फिर प्रिंट किया। उसके बाद फंक्शन से बाहर आए और उसके बाद मैंने फिर प्रिंट कर दिया पाइथन इज दिस। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर लिखने के बाद क्या होता है, तो ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो फंक्शन के अंदर प्रिंट था उस प्रिंट में लिखा पाइथन इज फैंटास्टिक यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था उसको इसने प्रिंट किया, और उसके बाद अगर हम फंक्शन के बाहर गए और हमने फिर प्रिंट किया तो लिखा हुआ है पाइथन इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब जो ये था एक्स फैंटास्टिक था, ये हमारा, मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो एक्स है इज ए लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये लोकल वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन हुआ और वहीं पर यूज हो रहा है जैसे ही मैं बाहर गया तो ये जो आउटसाइड था वो डिफाइन हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो हमने क्या किया कि एक्स के अंदर हमारे पास लोकल वेरिएबल आ गया, तो लोकल वेरिएबल का मतलब हुआ कि ये सिर्फ लोकली इस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, इसके बाहर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। ऐसे ही मैं कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, जैसे हम अब ये फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, देखते हैं कि भैया उससे क्या होता है। अगर मैं उसके अंदर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, डिफाइन करता हूँ, पहले तो फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, माई, हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफाइन करेंगे,
ठीक है, तो उसके बाद हमने डिफाइन किया, मैंने डिफाइन किया ग्लोबल, तो मैंने डिफाइन कर दिया ग्लोबल एक्स। ठीक है, और एक्स को लिख दिया मैंने गुड, ये लिख दिया मैंने। ओके, इसके बाद हमने बाहर आ गए इससे, तो माई, ये लिख दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, और प्रिंट में लिख दिया पाइथन इज दिस वन। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि फंक्शन डिफाइन किया हमने, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्लोबल के नाम से। अब देखते हैं कि क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ, तो ये आ गया लिखा हुआ, और ये आ गया। तो अब देखिए, हमने एक्स वेरिएबल जो था उसको डिफाइन किया था फंक्शन के अंदर, पर हमने उसको डेफिनेशन दे दी थी ग्लोबल वेरिएबल की। उसके बाद अगर हम उसके बाहर भी आ गए फंक्शन के और हमने प्रिंट भी किया, तो वो लिखा हुआ आ गया गुड। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स इज ए ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होगा जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख दोगे उसको, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे हमने यही किया, एक और कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन में गए, तो फंक्शन में जाके मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर ग्लोबल एक्स, ये लिख दिया मैंने, और एक्स को लिख दिया मैंने फैंटास्टिक। ठीक है, और प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं कि इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या आएगा। ये लिखा हुआ है एक्स इज ब्यूटीफुल, वो कहीं पर भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये था, अगर मैं इससे पहले लिख दूं तब हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट एक्स, यहां पर मैंने लिख दिया। पहले मैंने डिफाइन किया एक्स को ब्यूटीफुल, उसके बाद सपोज मैंने प्रिंट कर दिया, बट उसके बाद जैसे ही हम फंक्शन में गए, मैंने एक्स को एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और उसकी वैल्यूज जो थी वो चेंज करके मैंने फैंटास्टिक लिख दिया उसमें, और उसके बाद मैंने उसको प्रिंट किया यहाँ पर। तो इस वैल्यूज को डिफाइन करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है, तो ये लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे ही हमने उसको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद अगर हम कहीं भी यूज कर लें इसको, वो हमेशा ही ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको शो करेगा, और ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यूज है यहाँ पर वो फैंटास्टिक है, तो फैंटास्टिक को ही यूज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो वेरिएबल्स हैं, अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया उसको ग्लोबल, तो वो हमेशा ही वहां पर यूज करेगा। तो ये हमारे एक आउटपुट जो था वो इस तरीके से हम आउटपुट कर सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो हम करते हैं, तो अब करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब हमारे पास डेटास के कितने टाइप्स होते हैं वो हमें पता है, कि हमारा डेटा है वो स्ट्रिंग है, हमारा डेटा है वो इंटीजर वैल्यू है, हमारा डेटा है वो फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, हमारा डेटा जो है करैक्टर है एक। तो हम कैसे डिफरेंट टाइप के डेटास को डिफाइन करेंगे, वो आती हैं डेटा टाइप की फॉर्म में। अब जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू मैंने 10 ले ली, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दिया, ये तो आ गया 10। अब हमें पता नहीं है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। अब मैंने एक्स को ऐसे लिखा, वाई को मैंने लिखा ये कोमास के अंदर, और हमें पता है कि जो कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास, उसके अंदर अगर हम लिखें तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म बन जाती है। पर अब देखते हैं क्या लिखा आएगा, प्रिंट वाई, वो भी 10 लिखा हुआ है। अब हमने एक्स को भी 10 लिखा है, और वाई को भी 10 वैल्यू आई है, जो 10 वैल्यू आई है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि 10 वैल्यू, क्योंकि हमारे लिए तो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी टाइप निकालेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं प्रिंट टाइप।
अब हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन था, ऐसी एक टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन नाम उसका टाइप है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू देंगे उसकी वो टाइप आउटपुट कर देगा। जैसे हमारे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने वहां पर एक्स दिया तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, उसके अंदर 4 वैल्यू डालेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक टाइप फंक्शन है, तो टाइप में कोई भी हम वेरिएबल डालेंगे उसकी वो बता देगा कि वो किस टाइप का फंक्शन है। तो जैसे मैंने प्रिंट किया, टाइप किया, एक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने प्रिंट किया टाइप वाई, ये कर दिया, इसको एंटर किया तो ये आ गया। अब देखिए पहले में आया क्लास इंटीजर, तो पहले में जो एक्स की वैल्यू थी वो इंटीजर वैल्यू थी 10, दूसरे में आया ये स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि हमने y को इस टाइप से डिफाइन किया था इन्वर्टेड कोमास में, तो इन्वर्टेड कोमास से डिफाइन किया तो ये इसको एज ए करेक्टर लेगा और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमें शो करेगा कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, अगर हमें पता ना हो। ठीक है, ऐसे ही हम हमारे पास कोई नया वेरिएबल आ गया, जेड इज इक्वल टू 2.3, ये लिख देता हूं मैं, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट जेड, तो ये आ गया। अब हमारे पास हमें पता नहीं है इसका, तो मैं इसका टाइप भी लिख देता हूं जेड, तो ये आ गया फ्लोट। तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्रैक्शन में है ये 2.3, ठीक है ना। तो डेसिमल्स में जो भी आएगा उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, फ्लोटिंग नंबर आ गया। ऐसे मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्स को, नया वेरिएबल लेता हूँ एक्स और डिफाइन कर देता हूँ गुड, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। उसको मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, या मैंने प्रिंट कर दिया कोमा, यहाँ लिख देता हूँ टाइप एक्स, सॉरी एक्स, एक्स है, नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना। ये करके देखते हैं क्या होता है। तो ये लिखा हुआ आ गया, एक्स एक्स क्या है, गुड है, और उसकी जो क्लास है वो क्या है, स्ट्रिंग। तो मैंने एक ही प्रिंट में दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, जो हमने पीछे भी किया था, तो ये स्ट्रिंग आ गई। ऐसे ही हमारे पास सपोज मैं लेता हूँ जेड इज इक्वल टू 2+3j लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि जेड इज इक्वल टू 2+3j का क्या मतलब होगा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखते हैं आई, आयोटा, बट आई की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसमें हमें जे की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया, ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया जेड और टाइप बता दी इसकी मैंने, तो लिखा हुआ आ गया कि ये वैल्यूज जो है वो 2+3j है, और जो क्लास है इसकी वो है कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब जो जेड है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से टाइप से पता चल जाएगा कि किस टाइप की फॉर्म है ये। ऐसे ही हम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है ना। तो लिस्ट में हमने अब जैसे वेरिएबल डिफाइन करे, ऐसे हमने लिस्ट डिफाइन कर दी। तो लिस्ट में मैंने नाम रखा सपोज नेम, ठीक है, और लिखा मैंने टाइम, एक और वैल्यू दे देता हूँ, कुछ वैल्यू दे देते हैं एज, ऐसी कुछ दे देते, ठीक है। तो उसको मैंने डिफाइन कर दिया, सो नेम टाइम एंड एज, ये मैंने एक लिस्टिंग डिफाइन कर दी। उसको बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ इसकी टाइप, किसकी, लिस्ट की, इसका नाम मैंने लिख दिया लिस्ट, इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ, ओके। और देखते हैं क्या होता है, स्ट्रिंग इंटीग्रल लिस्ट, यहाँ पर आया वैल्यू नेम कोमा एज, अच्छा यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगाया था, तो ये मिस्टेक हो गई। तो ये फिर हमने क्लिक किया और देखो आ गया। तो इसका मतलब आ गया जो क्लास थी वो लिस्ट है, हमने नाम भी इसका यही रखा है। तो ऐसा नहीं कि लिस्ट ही रखना नाम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माई लिस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई लिस्ट। अब मैंने डिफाइन किया इसको तो आगे लिखा हुआ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट
माई लिस्ट, मैंने एक लिस्ट डिफाइन की, उसको प्रिंट कर दो तो ये लिखा हुआ है नेम टाइम एज। तो ये लिस्टिंग तभी है जब हमारे पास बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, उसको हमने एज ए एक ही उसमें वेरिएबल में डिफाइन करना है। तो हमें पता है कि हमें उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास डिमेंशन उसका बढ़ जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना ही पड़ेगा। तो उसके उसके लिए हमें डिफाइन होता है लिस्ट। ऐसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अभी हमने लिस्ट डिफाइन की स्ट्रिंग वेरिएबल से, ऐसे मैं वेक्टर को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने डिफाइन किया एक वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऐसे ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास वेक्टर डिफाइन हो गया। अब मैंने इसको लिखा प्रिंट टाइप वेक्टर, ऐसे लिखा हुआ आ गया। और प्रिंट वेक्टर ये लिखा हुआ आ गया, एंटर किया ये लिखा आ गया। तो अब इसमें हमने क्या किया डिफाइन कि वेक्टर जो था वो क्या है, लिस्ट है। ठीक है ना, लिस्ट की वैल्यू है। तो ये लिस्टिंग है और उसकी जो प्रिंट किया तो उसके अंदर वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 है, ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो ऐसे हम वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक लिस्टिंग थी, तो हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर्स को। अब मैं कोई वेक्टर ले लूं। अब देखते हैं कि ये अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर लेता हूं, अब जरूरी नहीं है कि वो ये नंबर ही लेने हैं, मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। अब जैसे मैंने वहां वेक्टर डिफाइन किया स्क्वायर ब्रैकेट से, तो आप देखते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम ना लिखें और मैं ये लिख दूं 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ली। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट ली थी, यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ली। तो देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ली। एक और वेरिएबल वेक्टर डिफाइन करता हूँ, वेक्ट 1 कर देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ना लेके तो इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या करें, साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। थोड़ा स्पेसिंग भी दे देते हैं, ये लिख दिया हमने। तो मैंने वेक्टर एक डिफाइन किया, वेक्ट, उसमें वैल्यू दी 2 3 4, एक वेक्टर डिफाइन कर दिया हमने। अब देखते हैं कि इसको लिखते हैं तो इसकी टाइप देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप वेक्ट, ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, प्रिंट टाइप वेक्ट 1, ये डिफाइन कर दिया, एंटर किया। अब लिखा हुआ आ गया टपल, इसमें क्लास डिफाइन हुई और उस क्लास का नाम आ गया टपल। पहले आ रहा था हमारा लीस्ट। तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट हमने तब लिखना है, तब आएगा जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और अदरवाइज हम सिंपल ब्रैकेट्स लिखेंगे तो इसमें आएगा लिखा हुआ टपल। तो टपल का मतलब हमें पता ही है कि टपल क्या होता है। तो टपल जो होता है एक बेसिकली एक सेट होता है, इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑफ एनीथिंग। अब जैसे ऑर्डर में है ना 2 3 4, तो इसकी हमने ऑर्डरिंग कर दी तो इसका नाम आ गया टप्पल। ऐसे ही हमने ऑर्डरिंग में लिख दिया साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। तो एक नंबर्स को या एक स्ट्रिंग को किसी ऑर्डर में लगा दो तो उसको हम कह देते हैं टप्पल। ठीक है, तो अभी इसको जो टप्पल्स हैं उसकी वैल्यूज तो हमें प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट वेक्ट, तो आगे लिखा हुआ। ठीक है,
प्रिंट, तो प्रिंट तो हमें बेसिकली बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, उसकी आउटपुट क्या होगी। अभी हम आगे जाके और प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमें आउटपुट जो है वो दिखेंगी नहीं, तो प्रिंट करेंगे ओनली, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, उसकी वैल्यूज आ गई, तो ये इसको हम कहते हैं टपल। ठीक है, तो टपल आ गया ये। अब देखते हैं कि एक और टाइप से देखते हैं कि हमें पता है कि ब्रैकेट जो होती हैं हम तीन टाइप से लगाते हैं, एक तो करली ब्रैकेट, एक सिंपल जो ब्रैकेट होती हैं राउंड जो, और एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब दोनों तो यूज कर ली, तो मैं देखता हूं कि अब करली ब्रैकेट्स लगा के देखते हैं। तो मैंने वहां डिफाइन किया, एक्स वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स इज इक्वल टू ऐसी नाम दे दिया मैंने, और करली ब्रैकेट लिया। करली ब्रैकेट में मैंने लिखा नेम, ठीक है, उसके बाद कोमा, और उसके बाद मैंने लिखा, कुछ भी लिख लें, राम, ठीक है, और कुछ लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिख लो, गुड, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, उस करली ब्रैकेट लगा दिया। तो अब हमने चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है, ये प्रिंट टाइप, ताकि पता चल जाए हमें कि जो एक्स है, इसको थोड़ा स्पेसिंग दे सकते हैं ताकि ज़्यादा वो ना लगे, और प्रिंट कर दिया हमने टाइप को। तो अब देखते हैं, अब एक्स जो है, नेम गुड, ठीक है, अरे यहाँ पर वो फिर भूल गए हम, पूरा कॉमर्स नहीं लगाया, ये हो गया, ये लिखा हुआ आ गया। तो अब ये क्या हुआ, एक्स जो है वो लिखा हुआ आ गया सेट, तो इसका मतलब ये सेट बन गया अब। ठीक है ना, तो ये सेट जो है, अब देखो पहले लिस्ट था, फिर टपल बन गया, अब ये सेट बन गया। तो सेट क्या होता है, उसमें भी ऑर्डर्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, तो उसमें हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी, नेम, राम, गुड, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सेट। अब इसको अब हमने सपोज एक और वैल्यूज दे दी, वाई डिफाइन करता हूँ, वाई मैंने डिफाइन किया एक, उसके अंदर मैंने, चलो यही ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं, कंट्रोल सी, तो सेम वैल्यूज डिफाइन कर दी। बस ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, सेमी कोलन्स लगा दिया, और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नेम लिखा मैंने, सेमी कॉलन, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया दिस राम, फिर कॉमा लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया एज, फिर सेमी कॉलन लगाया, कॉलन लगाया, और एज लिख दी 35। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राकेश लिख सकते हैं, तो मैंने नाम लिया राकेश, एज मैंने डिफाइन की कॉलन लगा के 35। ठीक है, अब मैं इसको, और मैंने लिखा इसको करली ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट में इसका मतलब ये सेट है। उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया टाइप वाई, ये मैंने, तो अब लिखा हुआ है क्लास डिक्ट, डिक्ट का मतलब डिक्शनरी आ गई। ठीक है, तो डिक्शनरी अब बन गई है। तो डिक्शनरी में हमने डिफाइन किया नेम, वो नेम है राकेश, और एज है 35। ठीक है, तो हमने ये डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया, प्रिंट, और वाई देखता हूँ क्या आता है प्रिंट करके, तो लिखा हुआ आ गया कि नेम जो है राकेश है और उसकी एज जो है 35 है। तो ये ऐसे ही हमने डिफाइन कर दिए सेट्स। तो सेट्स में ये सेट था, उसमें अगर कॉलन लगा के ऐसे डिफाइन कर दो तो डिक्शनरी बन जाती है। तो लिस्टिंग, टप्पल, सेट, डिक्शनरी, ये सारे बस थोड़ा सा चेंज करने पे इनकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है।
ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अब हमारा, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम जैसे हम नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं कि अ, कितने टाइप के नंबर्स होंगे, कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो ऐसे ही हम नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि हमने एक वैल्यू ली, तो हम चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर्स। पाइथन नंबर सिस्टम, और इसको मैं लिखा मैंने और मार्क डाउन किया और डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि नंबर्स को हमने, अब जैसे मैंने लिखा कोई x इज इक्वल टू 2.345, 2.345 ही आ गया, और मैं सपोज इसको प्रिंट करता हूँ और इसकी टाइप लिखता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ आएगा फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब ये जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट है। ऊपर हम x लिख रहे हैं, बहुत बार हमने बहुत सारे x डिफाइन कर दिए हैं। कहीं पर हमने x को इंटीजर लिखा, कहीं पर हमने x को एक स्ट्रिंग लिखा, पर जो अपडेटेड वैल्यूज होती हैं उसको ही शो करता है ये। तो x हमारा एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया कंप्यूटर में, जिसकी जो वैल्यूज हैं हम चेंज करते रह रहे हैं। कभी हम उसको स्ट्रिंग लिख रहे हैं, कभी हम उसको नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही अब हम डिफाइन करते हैं कि नंबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है। तो मैंने, हमारे पास एक वैल्यूज है इंट। अब जैसे मैंने x लिखा और मैं डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इंट। इंट एक फंक्शन डिफाइन हो गया, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो उसको उसकी इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3, ठीक है, और मैंने कर दिया प्रिंट x, तो ये मैंने लिख दिया, और साथ में मैं इसको टाइप भी इसकी लिख देता हूँ कि x की जो टाइप क्या है। एंटर किया, मैंने लिखा हुआ आ गया 3, और इसकी जो वैल्यूज हैं, जो टाइपिंग है, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है वो x, वो इंटीजर वेरिएबल है, वो इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो x जो है वो 3 हो गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू आ गई। अब यही चीज मैं दोबारा से लिखूंगा, अगर x इज 2.3 लिख दूं और प्रिंट करूं, चलो ये तो पहले लिख चुके हैं, इंट लिखता हूं, ठीक है। इंट में गया मैं और मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट को लिखा मैंने x, और उसकी टाइप भी लिख दी, ये आ गया। तो अब देखो लिखा हुआ क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आई, वो सिर्फ 2 आ गया, 2.3 नहीं था, 2 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंटीजर डिफाइन कर दिया, और इंटीजर वैल्यू, जो इसकी इंटीजर वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो उसकी इंटीजर वैल्यू उसने 2 दे दी और डिफाइन कर दिया क्लास इंट। ऐसे में अगर कोई नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ y इज इक्वल टू, अब मैं डिफाइन कर दिया फ्लोट कर दिया सपोज f, तो इसका मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू मैं 2.3 ले रहा हूँ, या 2.3 की जगह 2.456 ऐसे कुछ ले लिया मैंने, ठीक है ना, डेसिमल में, और मैंने प्रिंट कर दिया उसको। तो प्रिंट क्या करेगा y, और उसकी टाइप भी पूछ लिया उन्हें कि भैया मुझे टाइप भी बताओ इसकी क्या है। तो ये लिखा हुआ आ गया, वैल्यूज आ गई 2.3456 और फ्लोट आ गया वैल्यू। बट अगर मुझे यही चीज दोबारा से लिखनी पड़े, या मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं 2, तो 2 हमें पता है कि ये एक इंटीजर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, बट मैंने क्या कर दिया, उसको फ्लोट डिफाइन कर दिया। तो जैसे मैंने फ्लोट डिफाइन किया, एंटर किया, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.0। तो ऑटोमेटिकली जो है ना, उसने जीरो को एज ए डेसिमल बना दिया, तो 2.0 आ गया, और उसकी जो टाइप है वो तो फ्लोटिंग है, वो हमें पता ही है, ठीक है। तो हम जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे
इंटीजर फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, ऐसी मैं कोई नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, x इज इक्वल टू स्ट्रिंग ले लेता हूँ str, तो एक फंक्शन, नया फंक्शन डिफाइन किया मैंने, उसको मैंने लिख दिया स्ट्रिंग ऐसे। y एक नया फंक्शन डिफाइन किया, उसको मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, और उसमें लिख दिया पाइथन। ठीक है, z मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग, और उसमें डिफाइन कर दिया 2.3, ये लिख दिया मैंने। ओके, तो अब क्या किया मैंने, तीनों वेरिएबल को एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, मैंने इनको प्रिंट करा दिया, x, y, z यहां लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट टाइप x, टाइप y, टाइप z, ये आ गया, एंटर कर दिया, तो लिखा हुआ आ गया 3 पाइथन 2.3, और इसकी क्लास क्या आ गई, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये जो 3 है अब इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, एक करैक्टर की तरह काम कर रहा है। पाइथन तो है ही करैक्टर, अब 2.3 जो है वो भी एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है। अब ये जो अल्टीमेटली जो हमारे पास ये था, अब वो ये नहीं बचा, अब हमारे पास 2.3 जो है वो एक वो डिफाइन हो गई है वैल्यू, एक स्ट्रिंग डिफाइन हो गई है। ठीक है ना, तो हमारे पास इस टाइप के हमने जो डेटास हैं हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू क्या है, क्या चीज स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है, वो हम कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ऐसे ही हमने डिफाइन कर दिया, अब हमारे पास ये सब चीजें होगी, तो अब देखते हैं कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन क्या है, तो पहले हम पाइथन के फंक्शंस देखते हैं। पाइथन फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस भी चेक करेंगे, ठीक है, कि हमें वो कैसे डिफाइन होते हैं। तो अभी तो हम इनबिल्ट फंक्शन करेंगे डिफाइन। अब हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वेल डिफाइंड हो, तो हमारे पास जैसे फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, तो एबीएस ये एक फंक्शन है, और फंक्शन को इनपुट तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हमने सपोज -2 इनपुट दे दी। अब एब्सोल्यूट जो है वो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, जैसे मैथ में हमने डिफाइन कर दिया मोड एक्स करते हैं ना, तो मोड एक्स जो है एक फंक्शन, नया फंक्शन डिफाइन हो गया हमारे पास। तो मोड एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, जैसे इसका मतलब है एक्स, ये तो एब्सोल्यूट जो होता है वो इस टाइप का फंक्शन होता है। अब मैंने इसको एंटर किया, 2 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो दे देगा इसको। अब हम सेम चीज उसमें लगा सकते हैं। अब मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू, और मैंने डिफाइन कर दिया 2 + 3j, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास कोई x + y j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो होती है x² + y² और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ऐसे ही होना चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 2² 4 3² 9 13 √13, तो √13 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज है वो √13 है। तो ऐसे ही हमारे पास ये एक डिफाइंड होगी वैल्यू। तो अब हमारे पास कोई भी नंबर हो,
उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो तो वो हमें कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो उसकी तो वैल्यू वही रहेगी। ठीक है ना। तो ऐसे हमने फंक्शन डिफाइन किया, ऐसे ही एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम ये कोर्स करेंगे तो हम इसमें बाइनरी नंबर्स की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो बाइनरी नंबर में अगर हमें किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो एक फंक्शन वेल डिफाइंड है, उसका नाम है बिन। बिन मतलब बाइनरी। अब मैंने सपोज 10 को बाइनरी नंबर में डिफाइन करना है तो एंटर किया, ये आ गया। तो 0 बी का मतलब है बाइनरी और 10 की वैल्यू है 10 10। क्यों? क्योंकि जो 10 10 वैल्यू है वो हमें डिफाइन, हमें पता है कि कैसे डिफाइन होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है। ठीक है। तो अब जैसे 10 है तो इसकी वैल्यू आई ये 10 10। तो ये जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये होती हैं। ठीक है। तो ये 0 वैल्यू है, ये भी ये 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 की पावर 3 8 और ये 2 है, +2 10 हो गया। ये 0 हो गई, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस। तो ये वैल्यूज जो होती हैं ये ऐसे डिफाइन होती है। तो हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमें बता रहा है कि कोई भी नंबर हमने लिया उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें इमीडिएटली मिल जाएगी। ठीक है। तो बाइनरी हमें नंबर मिल गया। उसके बाद हम कोई बिग नंबर अगर हमें चाहिए, जैसे बिन है 100 का ले लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास आ गई 0 0, ये 1 1 0 0 100। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर की, 100 नंबर की ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो हम ऐसे बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अ, अलग टाइप के फंक्शंस हैं, वेल डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। तो एस्काई जो होता है एक फंक्शन, वो भी होता है जो आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप की फॉर्म का होता है। तो दिस इज, ये आ गया। तो इसको हम लिखेंगे और डिफाइन कर देंगे। ठीक है। तो एस्काई फॉर्म होती है जो एक रिप्रेजेंटेशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड, इस टाइप से। तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वो हम जैसे मैं लिखता हूँ कि कोई वैल्यूज है, प्रिंट, चलो ये लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ 99 लिख देता हूँ, इस, ये लिख दिया मैंने, एंड कोमा लगाया मैंने और लिख दिया। हम्म, चलो इससे पहले मैं वो डिफाइन करता हूँ, चलो ठीक है, करेक्टर 99, ये आ गया। ठीक है। इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो ये लिखा होगा एस के वैल्यू ऑफ 99 इज सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस की फॉर्म है 99 की वो सी वैल्यू है। ठीक है ना। तो और करेक्टर क्या होता है, करेक्टर इज आल्सो ए फंक्शन। जैसे एब्सोल्यूट, जैसे हमने इंटीजर किया था, वैसे करेक्टर भी एक फंक्शन होता है। जैसे इंटीजर था, स्ट्रिंग था, फ्लोट था, तो ऐसे एक करेक्टर। तो हमने क्या है, 99 एक करेक्टर बन गया और उसकी जो एस की वैल्यू है वो सी है। ठीक है। तो जैसे अब हम इसको लिखते हैं प्रिंट, मैं लिखूंगा इसमें CHR मतलब करेक्टर 80, कोमा CHR 121, कोमा CHR 1116, ये लिखा मैंने।
CHR 104 CHR 111 comma CHR 110 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, देखते क्या आता है। तो हमने प्रिंट किया तो लिखा हुआ है पाइथन। ठीक है, तो ये जो हमारे ASCII कोड्स होते हैं उसकी एक कोडिंग होती है। तो उस कोडिंग के हिसाब से ये C जो है, जो P है वो 80 को रिप्रेजेंट करता है, Y 121 को। तो ऐसे एक ASCII कोड्स होते हैं, उसके हिसाब से उसको हम वैल्यूज को शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ गई। ठीक है, तो पाइथन लिखा हुआ आ गया इस पे। ऐसे ही हमारे पास तो ये चलो, तो अभी ये यहीं तक हम आज कमांड्स करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कमांड्स हैं वो आज हमने किया। और तो ये कमांड्स आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे ना, तो ये सारी जो कमांड्स होगी वहाँ पर यूज़ होंगी। तो मुझे आशा है कि ये जो लेक्चर था जो आपके लिए मतलब बहुत बेनिफिशियल होगा, और इसी कमांड्स को यूज़ करके हम आगे का प्रोग्राम्स करेंगे। तो और इस साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन के लेक्चर के लिए धन्यवाद। नमस्कार।